हेलो हेलो एएमयू जेएमआई एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं समझता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज क्लास जो है काफ़ी दिन बाद ये आपकी क्लास जाएगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। इसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ, मेरे भी थोड़ा हेल्थ इश्यू चल रहे थे, यानी कि फीवर वगैरह की दिक्कत चल रही थी। अब मौसम ऐसा ही हो रहा है, यानी कि चेंजेस हो रहे हैं काफ़ी। गर्मी की तरफ जा रहा है तो कभी टेम्परेचर हाई हो जाता है फिर नॉर्मल हो जाता है, तो इससे जो है आपको थोड़ी कॉमन कोल्ड वगैरह की दिक्कत हो सकती है। अपना ख्याल रखें सारे लोग। हाँ तो ठीक है, मैं वेलकम टू एएलसी क्लासेस, आपका एएलसी क्लासेस पे स्वागत है। और जेएमआई एएमयू एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए आपको पता ही है एएलसी क्लासेस का इस टाइम फोकस है आपका। तो जो हमारा लेक्चर चल रहा था दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात कर रहे थे, आज उसी का आपका लेक्चर कौन सा है, लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स बात की थी कि स्टिमुलाई क्या होते हैं, कितने टाइप के स्टिमुलाई होते हैं, और फिर बेसिकली हमने यूनिट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरॉन पे बात की थी। हमने न्यूरॉन को डिटेल में किया था और आपका रिफ्लेक्स आर्क के बारे में भी किया था। और हाँ, मैं आपको बता दूं उस लेक्चर में भी एक दिक्कत हो गई थी कि मैं एकदम रैंडम ही लेक्चर कट गया था। उसकी वजह ये थी कि पावर बैकअप नहीं था, यानी कि पावर कट गई थी आपकी, तो वो लेक्चर वहीं एकदम एंड हो गया था। बट वो बिल्कुल अपनी सही जगह कटा था, यानी कि लेक्चर को मैं वहाँ लास्ट करने जा रहा था, बस सिर्फ कहना मेरे रह गया था कि लेक्चर आपका पूरा कंप्लीट हो गया, उससे पहले जो थी पावर कट हो गई थी। कोई नहीं, तो आज हम लेक्चर को अगला जो पोर्शन स्टार्ट कराना था, मैं उस लेक्चर में सोच रहा था कि आपका नर्वस टिश्यू को आपके यानी कि पूरा डिटेल में ले लेता हूँ, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को आपका डिटेल में ले लूँ। तो आज हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम से ही आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, ये आपका लेक्चर नंबर 3 है 2 है, यानी कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का। फिर इसके बाद हम हॉर्मोन वाला पोर्शन देखेंगे। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है बेसिकली बेटा, आपके लेवल पर ये इसको हम डिवाइड तो करेंगे बट इसके डिटेल इतनी नहीं करेंगे। जैसे ब्रेन है तो ब्रेन को तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आ जाते हैं एंट्रेंस में थोड़ा डिटेल में, तो हम उसको देखेंगे। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है आपका 3 पार्ट में बटा है। पहला होता है आपका, जो मैंने बता भी दिया था आपको बेसिक सी बातें वहां पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड नंबर 3 इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये 3 प्रकार के नर्वस सिस्टम है। इसमें कौन कौन आपका क्या कंटेंट करता है हम देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटा ब्रेन और स्पाइनल कोड कंटेंट करता है। ये आपका ब्रेन जो है ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर क्वेश्चन आता है तो ब्रेन से आने के चांसेस रहते हैं। और मैंने जैसे एनालिसिस की है कि एक क्वेश्चन जो है आपका एंडोक्राइन वाले पार्ट से भी आ रहा है, जिसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो एनालिसिस के साथ बिल्कुल आपको लेक्चर आ रहे हैं आपके, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके जो है लेक्चर ले रहा हूँ, यानी कि एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये भी बता रहा हूँ कि इस लेक्चर से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो आज का भी लेक्चर जो है जैसे न्यूरॉन वाले पोर्शन से आने का एक क्वेश्चन चांस रहता है, एक आपका ब्रेन से, और एक इस चैप्टर से बेटा कहाँ एंडोक्राइन से। तो मतलब आपको पढ़ना तो सब है बट आपको फोकस जो है उन पे कुछ ज्यादा कर लेना, जिस टॉपिक को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसको क्या है स्टूडेंट्स, हमने इसको जो है हमने स्टूडेंट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला मैंने आपको बताया दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में आप क्या बोल देते हैं, सीएनएस। क्या बोल देते हैं आप, सीएनएस बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे बेटा, सीएनएस बोल देंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या बोल देंगे आप, सीएनएस बोल देंगे। इसी तरीके से ये अगला पार्ट होता है इसका पेरिफेरल, यानी पेरिफेरल बट से ही शो हो रहा है कि पेरिफेरी से जो रिलेटेड होगा वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। क्या इंक्लूड होगा अभी हम इसमें भी देखेंगे। आपका जो सेकंड पार्ट है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल यानी कि पेरिफेरी से रिलेटेड है ये। तो इसी तरीके से होगा आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसी को भी जैसे हमने सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए यूज किया, यहाँ पर आप कह सकते हो पेरिफेरल के लिए क्या, दैट इज पीएनएस। क्या बोल सकते हो आप, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए स्टूडेंट आप बोल सकते हो पीएनएस। ठीक है, इसी तरीके से सेंट्रल हुआ, पेरिफेरल हुआ, थर्ड टाइप का होता है बेटा आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कौन सा होता है थर्ड टाइप का, दैट इज ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हो एएनएस। ठीक है,
तो अब देखते हैं हमने हमने क्या देखा। नंबर वन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेटा, यही मेन नर्वस सिस्टम है, यानी कि यही ब्रेन ब्रेन और स्पाइनल कोड इसमें पढ़ना होता है। यानी कि मैन पावर, यानी कि जो हमारी थिंकिंग ऑफ कंट्रोल के बारे में देखते हैं ब्रेन से, यानी कि जो हमारी थिंकिंग की कंट्रोल को करता है वो कौन करता है, ब्रेन करता है। तो मैन जो है इसी में आता है। कौन कौन आता है आप देख सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटा आपके दो आ जाते हैं, दैट इज ब्रेन, यानी कि ब्रेन एंड आपका स्पाइनल कोड। ठीक है, इस ब्रेन को ही आज के लेक्चर में हम फुल डिटेल में पढ़ाएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन है, ब्रेन, स्पाइनल कोड। ठीक है, इस तरीके का ये आपका जो क्लासिफिकेशन चल रहा था, ब्रेन स्पाइनल कोड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या था, पेरिफेरी, इसमें बेटा आती है आपकी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स। ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स इसमें आती हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व जो होती हैं आपकी 12 पेयर्स होती हैं और स्पाइनल नर्व 31 पेयर होती हैं। ठीक है, तो ये इसी में आती है, किसमें, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इसमें आपका आ जाती हैं क्रेनियल नर्व्स, और आप कह सकते हो इधर स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्या हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हमको नहीं पढ़ना होता है, इसको यहाँ ही कंप्लीट कर लें। इस चार्ट में ही यहीं इसके बारे में लिख दूं कि क्रेनियल नर्व्स क्या है और पेरिफेरल और आप स्पाइनल नर्व्स आपकी क्या है, क्योंकि डिटेल में तो हमको कौन सा पढ़ना है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल में देखना है। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्रेनियल नर्व्स जो है बेटा, ये कितनी है, आपकी 12 पेयर है, 12 पेयर। और ये आपकी स्पाइनल नर्व जो होती हैं दैट इज 31 पेयर। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स निकलती क्या आते हैं कहां से, क्रेनियल बर्ड का बेटा हमको पता होना चाहिए। यानी कि जो हमारा क्रेनियल है, क्रेनियम बोन है, यानी कि स्कल से जो स्कल होता है, खोपड़ी वाला पार्ट, जो उसकी बोन होती है, हम उसको क्रेनियल या क्रेनियम बॉक्स या क्रेनियल बोन बोल देते हैं। तो क्रेनियम बल जो यूज हुआ है बेटा, वो आपके सिर, स्कल के रिलेटेड यूज हुआ है। वहीं पे क्रेनियल कैविटी होती है, उस कैविटी में ब्रेन होती है। तो इससे निकलने वाली नर्व्स को क्या है, हम क्रेनियल नर्व्स कह देते हैं। यानी कि जो क्रेनियल से नर्व्स निकल रही हैं वो आपकी क्रेनियल नर्व्स है। यानी कि जो हमारी क्रेनियल से नर्व्स निकल रही हैं ब्रेन से बेसिकली, तो वो नर्व्स जो निकलती हैं हमारी बॉडी तक जाती हैं, उनको हम क्रेनियल नर्व्स कह देते हैं। जो स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व्स होती हैं बेटा, बॉडी पार्ट्स तक जाती हैं, उनको हम स्पाइनल नर्व्स कह देते हैं बेसिकली। इसका मतलब आपको इतना ही समझना है। वो जो आपका ये आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है बेटा, ये भी दो पार्ट्स में बंटता है, यानी कि ये भी दो पार्ट की फॉर्मेशन करता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और आपका दूसरा होता है दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। दूसरा क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। ठीक है, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक अगर थोड़ा नहीं दिख रहा हो यहाँ पे कॉर्नर में, तो आप इसको मैनेज करना, मैं बोल दे रहा हूँ। दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में आपका एएनएस यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपका डिवाइड होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है बेटे, ये इनवॉलेंटरी एक्शंस को हमारे देखता है। इनवॉलेंटरी एक्शंस को यानी इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, किसके, विसरल ऑर्गन से। इनवॉलेंटरी ऑटोनोमिक का मतलब होता है इनवॉलेंटरी फंक्शंस को क्या है, कंट्रोल करता है, किसके, विसरल ऑर्गन के। इनवॉलेंटरी क्या होता है सर, तो मैं लिख देता हूं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में अगर मैं लिखूं, तो एक लाइन लिख देते हैं हम। इसको एक मिनट नीचे ले लेते हैं आपका, इसको आपका नीचे ले लिया। ठीक है, तो मैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में आपकी एक लाइन लिख देता हूं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है बेटा, कंट्रोल करता है, एएनएस जो है, इट्स कंट्रोल इनवॉलेंटरी 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 फंक्शंस ऑफ विसरल विसरल ऑर्गन्स। ठीक है, क्या इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, किसके, विसरल ऑर्गन के। कौन बेटा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सर ये विसरल ऑर्गन और ये इनवॉलेंटरी फंक्शन क्या होता है, इनवॉलेंटरी फंक्शन बेसिकली बेटा वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। यानी कि कौन, क्या, यानी कि जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट चल रहा है मेरा,
तो क्या मेरे कंट्रोल में है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो हमने कहाँ पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी कि फूड का जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। यानी कि स्टोमक में होने वाली कोई एक्टिविटी जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, यानी कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी एक्टिविटी जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, जब हम चाहकर भी उनको नहीं कर सकें, ऐसे उसको कहते हैं इनवॉलंटरी। और इसका अपोजिट हो जाता है वॉलंटरी, यानी कि उसको मैं कर लूं, मैं चाह रहा हूं कि अपने हाथ को उठा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं मैं अपने हाथ को चला रहा हूं, मैं इससे कोई बुक उठा रहा हूं। तो ये वॉलंटरी एक्टिविटी है, यानी कि इसका फंक्शन ये मेरे कंट्रोल में है। तो ऐसी एक्टिविटी को वॉलंटरी एक्टिविटी कहते हैं। तो इनवॉलंटरी एक्टिविटी के फंक्शन को कंट्रोल करता है विसरल ऑर्गन्स के, कौन बेटा, आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो विसरल ऑर्गन कौन से हुए, जैसे कि मैंने नाम आपको बताया, स्टोमक है, हार्ट है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है। तो इनकी जो एक्टिविटी हो रही है तो वो ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, दैट इज एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो उसके भी पार्ट्स मैंने बताया आपको, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिवेट होता है, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन क्या है, आपके पीछे कोई डोगी लग गया, तो वहां पे इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, ये एक्टिवेट हो गया, आपके अंदर एकदम से इतनी खतरनाक बली ताकत आ जाती है कि आपने सोचा भी नहीं कि आप रफा दफा कैसे होते हैं, वहां से भागने का नंबर आ जाता है तो आप कैसे भागते हैं। तो उस टाइम पे जो सिस्टम है, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो है सिंपैथेटिक है। बट अभी हम नॉर्मल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है बेटा, वो आपका कहां पर होता है, दैट इज इन्वॉल्व इन द इमरजेंसी सिचुएशन। और हम इसका एक डिफरेंस भी देख लेंगे, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक का लास्ट में जाके एक टेबल के थ्रू हम इसका एक डिफरेंस देख लेंगे। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, एक्टिवेट इन इमरजेंसी, एक्टिवेट इन इमरजेंसी। और जो आपका सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक इज एक्टिवेट इन द इमरजेंसी सिचुएशन, और जो पैरासिम्पैथेटिक है नॉर्मल कंडीशन में एक्टिवेट रहता है, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो ये हमने जो था ह्यूमन नर्वस सिस्टम को अभी एक कैटेगराइज किया है, तीन पार्ट में किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और थर्ड इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटा, यानी कि ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड में बांटा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटा, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। और आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी हमने दो पार्ट में बांटा, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब डिटेल में हमको क्या पढ़ना है, हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल में देखना है, और उसमें धीरे धीरे एक एक टॉपिक जो हमारा ब्रेन है, यानी कि ह्यूमन ब्रेन पर हम स्टडी करेंगे एंड स्पाइनल कोड पर स्टडी करेंगे। यही आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आएगा आपके एग्जाम में आने के जो ज्यादा चांस है, दैट इज द आपका इंपॉर्टेंट चांस जो है, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ह्यूमन ब्रेन। क्या देखेंगे बेटा, ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा, मैं किसी सिस्टम या किसी ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करता था तो उसकी लोकेशन के बारे में मैं बात करता आ रहा हूँ। और तरीका भी यही है, किसी बायोलॉजी के किसी भी एक ऑर्गन्स का या सिस्टम का पढ़ना, उसकी हमें लोकेशन पता होनी चाहिए, या कोई ऑर्गन है तो उसकी शेप पता होनी चाहिए और उसका साइज पता होना चाहिए। ये चीजें इसी हिसाब से हम उसको पढ़ते चलते हैं, तो एक हमारा क्या है, एक अरेंजमेंट रहता है, एक फिक्स अरेंजमेंट में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जब हम ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसकी लोकेशन और शेप के बारे में हमको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लोकेशन कहाँ होती है, तो ह्यूमन ब्रेन आप जनरल में लेमैन भाषा में तो कह दोगे कि खोपड़ी में होता है। तो बेटा खोपड़ी को क्या बोलते हैं, जनरली स्कल बोलते हैं। स्कल के अंदर भी जो इसकी एक्चुअल लोकेशन होती है, अभी मैंने आपको बताया था क्रेनियल नर्व्स के टाइम पर, कि इसको हम क्रेनियम क्रेनियम बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारी हड्डियां होती हैं इसको हम क्रेनियम बॉक्स बोल देते हैं, क्रेनियल बोन बोल देते हैं। और इसकी जो कैविटी होगी, जिस कैविटी में ये प्रेजेंट होगा, उस कैविटी को हम क्रेनियल कैविटी कह देते हैं, यानी कि ब्रेन जिस कैविटी में आपका प्रेजेंट होगा। तो अगर हम बात करें लोकेशन की, यानी कि लोकेशन की बात करते हैं, किसकी, ह्यूमन ब्रेन की लोकेशन को देखते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन की लोकेशन जो है बेटा, वो कहाँ है, ह्यूमन ब्रेन की लोकेशन है दैट इज क्रेनियल कैविटी इन स्कल। स्कल के अंदर एक क्रेनियल कैविटी है, उसमें बेटा आपका ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन क्रेनियल कैविटी इन स्कल। क्या है, स्कल के अंदर ये आपका बेटा क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है ह्यूमन ब्रेन की। ये आपको लोकेशन मैंने बता दी, यानी कि ये ह्यूमन ब्रेन जो देख रहे हैं आपको, ये देखो डायग्राम में भी दिख रहा है कि ये स्कल है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। ये स्कल है बेटा, बाहर वाला सबसे आउटर तो हमारे हेयर है, और हेयर के बाद हमारी स्किन है, और स्किन के बाद जो हमारी हड्डियां हैं वो स्कल है। तो उस स्कल के अंदर ये कैविटी होती है, इसको कहते हैं हम बेटा क्रेनियल कैविटी, जो कि स्कल के अंदर है। और यहाँ पर हमारा क्या है,
ह्यूमन ब्रेन हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मैं बताऊं इसकी ठीक है लोकेशन के बारे में तो हमने बात कर ली है। कैसा होता है बेटा ब्रेन, क्या है, इसके ऊपर झिल्लियां होती हैं, व्हाइटिश कलर का होता है, तो ये सारी चीजें अभी हमको देखनी है। ठीक है, तो ये लोकेशन तो आ गई। अब मैं धीरे धीरे इसकी कवरिंग के बारे में बात करूंगा भाई कि कवर कहाँ है। जैसे हमने आपकी लंग्स की बात की थी तो वहां उसकी कवरिंग देखी थी, हार्ट में देखी थी तो पेरिकार्डियम उसकी कवरिंग देखी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वहां पे कवरिंग देखी थी, तो इसी तरीके से हम क्या है यहाँ पे भी कवरिंग देखेंगे ब्रेन की। हम ह्यूमन ब्रेन्स की भी आपकी कवरिंग देखते हैं। क्या देखते हैं, कवरिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यानी कवरिंग ऑफ ब्रेन कह सकते हो आप, तो वो हम देख लेते हैं बेटा। कवरिंग ऑफ ब्रेन आपका क्या है, दैट इज कवरिंग, कवरिंग ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन की कवरिंग क्या है, ब्रेन को कुछ तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा बेटा। स्कल तो है, स्कल के अलावा भी इसकी 3 लेयर्स की कवरिंग होती है। जो एक्चुअल ब्रेन की कवरिंग है वो 3 लेयर्स की कवरिंग होती है। उसको हम क्या कह देते हैं, मेनिंजेस कह देते हैं, यानी कि झिल्लियां होती हैं, कुछ पतली पतली झिल्लियां होती हैं मेनिंजेस, उनसे ये आपका क्या है ह्यूमन ब्रेन कवर होता है। तो बेटा इतना आपको थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में हम उसकी नहीं जाएंगे, बट आपको उन कम से कम उन बेसिक सी 3 लेयर्स के नाम तो पता होने चाहिए। 3 लेयर्स के नाम तो पता होने चाहिए आपको, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि कवरिंग ऑफ ब्रेन। तो ये कवरिंग ऑफ ब्रेन ही हम देखने चाह रहे हैं, यानी कि 3 लेयर्स की कवरिंग होती है। कितनी लेयर्स की कवरिंग होती है ब्रेन की, 3 लेयर्स कवरिंग, 3 लेयर्स कवरिंग होती है ब्रेन की, 3 लेयर्स कवरिंग होती है। कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है। 3 लेयर्स कवरिंग जो होती है उसको कह देते हैं हम मेनिंजेस, एक स्पेशल नाम दे देते हैं उसको, कॉल्ड मेनिंजेस। क्या कह देते हैं, कॉल्ड मेनिंजेस कह देते हैं उसको, मेनिंजेस। ठीक है, ये मेनिंजेस होती है, 3 लेयर की कवरिंग है ब्रेन की, उस कवरिंग को मेनिंजेस कह देते हैं। तो पहली लेयर और दूसरी लेयर उसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप सपोज कीजिए कि ये मेरा क्या है, कि ये इस तरीके से मैं भाई रफली बना रहा हूं, ये आपका खोपड़ा स्कल है। ठीक है, ये सबसे बाहर जो मैंने बताया आपका स्कल है। ठीक है, इसके स्कल के अंदर जो है क्रेनियम कैविटी होगी। अब इस क्रेनियम कैविटी के अंदर 3 लेयर की कवरिंग होगी, तो उन्हीं कवरिंग के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मानो कि ये आपकी 3 लेयर्स की कोई कवरिंग है। ठीक है, ठीक है, एक लेयर की कवरिंग तो ये हो गई जो मैंने ग्रीन से दिखा दी, और एक लेयर की कवरिंग और है, मैं आपकी किसी और कलर से दिखा देता हूँ बेटा। एक लेयर की कवरिंग मैं आपकी किसी और कलर से दिखा देता हूँ। क्या बात भाई, चेंज हो जाइए पेन बाबा, नहीं हो रही क्या। तो एक लेयर की कवरिंग बेटा मैं आपकी दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक लेयर की कवरिंग में आपकी येलोइश कलर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, येलोइश कलर से दिखा रहा हूँ। आपने देखा होगा कभी ब्रेन का डायग्राम, तो कुछ लेयर भी इसी तरीके से होती हैं आपकी, इस तरीके के आपके ऊपर नीचे वाले फोल्ड ही होते हैं। देखा होगा ब्रेन का डायग्राम, तो ये होते हैं। एक कवरिंग आपकी मैंने ये दिखा दी। अब एक कवरिंग आप मान लीजिए कि एक मैंने आपकी तीसरे लेयर्स कवरिंग, तो एक मान लीजिए ये आपकी एक कवरिंग, ये एक मिनट देखिए, एक जो है आपकी लेयर उसकी 3 लेयर्स कवरिंग में एक लेयर ये है। सबसे बाहर वाली मान लीजिए आप स्कल है। क्या है, स्कल है, जो हमारी मैन क्रेनियम हड्डियां हैं वो आपकी हैं। सबसे आउटर वाली जो है आपकी, दैट इज ये क्या है आपकी स्कल बोन्स हैं। स्कल है, इसको क्या बोल देते हैं बेटा, क्रेनियम भी बोल देते हैं। ठीक है, ओके, स्कल है। फिर जो सबसे बाहर है, अब ब्रेन कहीं यहाँ प्रेजेंट होगा, ब्रेन कहाँ है बेटा, ब्रेन तो कहीं यहाँ अंदर प्रेजेंट है, जब भी तो उसकी कवरिंग हुई। ये मान लो ये दिस इज ब्रेन, यानी कि ब्रेन तो अंदर है। तो ब्रेन से सबसे बाहर कौन सी हुई, ग्रीन वाली सबसे दूर हुई, और रेड वाली जो मैंने बनाई है वो सबसे पास हुई। तो हम सबसे पास वाली को देख लेते हैं, यानी कि सबसे इनर वाली लेयर है, उसको क्या है बेटा, नंबर 1 जो है इनर लेयर है, इनर लेयर है, इनर लेयर है, वो सबसे पास है, तो उसका नाम है बेटा पिया मैटर। यानी कि याद करने की ट्रिक है, जो ब्रेन के पास है वो सबसे अंदर होगी, क्योंकि जब इस तरीके से देखेंगे तो हम अंदर होगा ना, स्कल स्कल से जाएंगे ब्रेन की तरफ, तो वो सबसे अंदर जो रेड कलर से मैंने दिखाई है, दैट इज बेटा सबसे पास वाली है, उसको कहते हैं हम पिया मैटर। क्या कहते हैं, पिया मैटर कहते हैं। इनर लेयर है, यानी कि जो इनर लेयर होती है आपकी सबसे, उसको हम क्या कहते हैं, पिया मैटर कहते हैं। तो एक मिनट आपको मैं सबसे पहले उसका लिख दूंगा, फिर इसको इनर लेयर बाद में बोल देंगे। क्या है बेटा, दैट इज पिया मैटर। क्या होती है, PIAMATR, पिया मैटर। क्या नाम होता है उसका, आपको पता होना चाहिए, पिया मैटर है। ठीक है, कोई क्लियर, सबसे पास वाली लेयर ब्रेन के
और इसी तरीके से याद कर सकते हैं, पी से पास एंड पी से पिया मैटर। ओके, तो पिया मैटर कैसी लेयर है बेटा? ब्रेन के सबसे अंदर है तो ये मतलब ब्रेन के सबसे करीब है तो इसको इनर लेयर कह देते हैं, इनर मोस्ट कह देते हैं। ठीक है, इनर मोस्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नथिंग बट हम इसको क्या कह देते हैं? इसको हम कह देते हैं इनर मोस्ट, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन। क्या कह देते हैं इसको? इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन कह देंगे। अब जो है इसकी थिकनेस पे भी बात की जाती है, सबसे थिनेस्ट लेयर होती है। 3 लेयर पढ़ेंगे हम, 3 कवरिंग है, 3 लेयर्स की कवरिंग है, तो ये उन 3 में जो है सबसे थिनेस्ट होती है। कैसी होती है बेटा? ये पिया मैटर जो है थिनेस्ट लेयर है, थिनेस्ट यानी कि पतली लेयर है, पतली झिल्ली है, इसलिए मैंने जिस टर्म यूज किया था थिनेस्ट लेयर है। ये क्या है? थिनेस्ट लेयर है बेटा। कैसी लेयर है? थिनेस्ट लेयर ऑफ ब्रेन होगी आपका। ठीक है, अब क्या है, ये जो है बेटा हाईली वास्कुलर होती है। वास्कुलर क्या टर्म होता है? वैस्कुलर का मतलब होता है बेसिकली यानी कि ब्लड वेसल्स यहाँ से जा रही है, यानी कि ब्लड का फ्लो होता है, यहाँ ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि इस वाली लेयर में जो है ब्लड वेसल्स है, तो ये हाईली वैस्कुलर भी होती है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ज्यादा डिटेल में इसका नहीं जाना है। तो ये क्या है आपकी बेटा? हाईली हाईली वैस्कुलर। ठीक है, हाईली वैस्कुलर है। भाई देखो मैं बताऊं आपको, अगर आपको लग रहा हो कि सिलेबस से बाहर है तो ये सिलेबस से बाहर नहीं है। कुछ मैंने क्वेश्चंस की एनालिसिस की है, उसी के बेस पे बता रहा हूँ। अब ऐसा है कि मैं आपको डायरेक्ट किसी एक लेयर से अगर क्वेश्चन पूछा गया है और मैं आपको उसी लेयर के बारे में लिख जाऊं तो फिर आपको भी मजा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा डिटेल में तो पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। एक क्वेश्चन आ जाता है उसकी वजह से फिर हमको 2 चीजें और पढ़ानी पड़ सकती हैं कि इस बार इस साल नहीं आ जाए, तो उसी चीज को लेकर ये आपको मुझे इतना पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, अब जो है बेटा लेयर नंबर 1 हो गई। लेयर नंबर 2 के बारे में हम बात कर लेते हैं, दैट इज, तो इस लेयर का नाम भी लिख दो, यानी कि जो रेड वाली लेयर है आपकी, यही तो आपकी क्या है? यही तो आपकी क्या है बेटा? पिया मैटर है। ठीक है, यही तो आपकी क्या है? पिया मैटर है। अब हम आएंगे ब्रेन के बीच वाली लेयर को, उसको मिडिल लेयर के नाम से कह देंगे। तो आपका दैट इज सेकंड नंबर की लेयर जो होगी, तो 2 नंबर की लेयर आपकी होगी, तो उसका नाम क्या है? यानी कि सेकंड मिडिल लेयर होती है, तो वो बेटा उसका नाम क्या होता? अराकिनोइड मैटर होता, दैट इज अराकिनोइड मैटर। ठीक है, अराकिनोइड मैटर होता है। अब ये जो है खाली मैमलियंस लेयर में ही, मैमल्स ब्रेन में ही देखने मिलती है, बट ये सारी चीजें अभी आपको ध्यान नहीं रखनी है। इतनी सारी चीज आपको इतना लोड अपने ऊपर नहीं डालना है, इतना बर्डन नहीं डालना है कि भाई मैमल्स में होती है, बट इसका फीचर है कि मैमल्स में ही होती है। आप ये आगे क्लासेस में आप इसको स्टडी करेंगे। तो अराकिनोइड मैटर्स जो है बेटा ये मिडिल लेयर है। जैसे वो क्या थी? सबसे इनर मोस्ट लेयर थी ये आपकी, उसी तरीके से ये दैट इज मिडिल लेयर है बेटा। ये कैसी लेयर है आपकी? मिडल लेयर है। ठीक है, क्या है? मिडल लेयर ऑफ ब्रेन कवरिंग। जो हम ब्रेन कवरिंग की बात कर रहे थे उसमें ये मिडिल लेयर है बेटा। कैसी लेयर है? मिडिल लेयर है। और वहां पे बात कर रहे थे हम, वो थिनेस्ट थी, तो ये थिन होती है। ठीक है, ये उसके कंपेयर में थिन होती है। कैसी होती है? थिन होती है, यानी कि बिल्कुल पतली तो नहीं है बट थिन है, थिन लेयर होती है ये भी। और वहां हमने बात की थी जैसे वो हाईली वैस्कुलर थी, ये भी वैस्कुलर होती है, यानी ब्लड वेसल जाती है, बट उसके कंपेयर में कम है, तो ये भी वैस्कुलर लेयर है। बस आपको इतना पता होना चाहिए इस लेयर के बारे में। ठीक है, बाकी तो आपको नाम से भी काम चल जाएगा। एक आध क्वेश्चन जो है आने के चांस है कि बास्कुलर से आ जाता है, क्योंकि जो अगली लेयर पढ़ेंगे वो बास्कुलर नहीं, वो फाइबरस लेयर होती है। तो आपको इसका नाम पता होगा तो आपका काम जब भी चल जाएगा कि मिडिल लेयर है, दैट इज अराकिनोइड मैटर। आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ये आपको फिर भी अगले क्लासेस में जाके पढ़ना ही है, तो थोड़ा इसको समझ लें यहाँ पे कि आपका एंट्रेंस में क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर से भी आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये दैट इज द सेकंड वन लेयर। आप थर्ड लेयर के बारे में हम बात करते हैं बेटे, दैट इज यानी कि ब्रेन से सबसे दूर वाली लेयर हो गई। तो इसका नाम भी बेटे डी से स्टार्ट होता है, ट्रिक याद कर सकते हैं, दैट इज ड्यूरा मैटर। फिर आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मिडिल कौन सी थी, पास वाली कौन सी थी, आप ऑप्शन में बना के ले जाएंगे। तो डी से दूर है तो इसका नाम होता है डूरा मैटर। क्या नाम होता है इसका? डूरा मैटर होता है। तो ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर हो गई बेटा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन कवरिंग। ठीक है, और जैसे जैसे हम बात कर रहे थे बेटा कि ये थिनेस्ट है तो ये थिक होती है। कैसी होती है? ये थिक लेयर होती है, यानी कि मोटी होती है। और ये बेटा
ए वास्कुलर यानी ए वर्ड जिसके साथ लग जाता है आप absent यानी कि यहाँ पर ब्लड वेसल जो है आपकी absent है, ए वास्कुलर है। ए वास्कुलर क्या कह सकते हो, ये वास्कुलर है और ये जो है बेटा फाइबरस लेयर है, यानी कि फाइबरस की बनी हुई होती है, फाइबर की बनी हुई होती है, तो फाइबरस है। क्या है फाइबरस है? तो आपको जो है अभी मैंने लेयर्स के बारे में बताया, लेयर्स को क्या कह देते हैं, ब्रेन के लेयर्स को कहते हैं मेनिंजेस। तो मेनिंजेस जो है बेटा आपकी तीन होती हैं, दैट इज द पिया मैटर एंड रेटिनोइड मैटर एंड डूरा मैटर। जो पिया मैटर है पी से पास होती है, डूरा मैटर डी वो दूर है ब्रेन से, यानी कि सबसे अपर लेयर है। यहाँ मैंने एक आपको डायग्राम यानी कि एक कार्ड का सेक्शन बनाने की कोशिश की, तो आप समझ सकते हैं यानी कि जो ग्रीन वाली लेयर है ये ब्रेन से दूर है, तो आप इसको कह दोगे बेटा डूरा मैटर। क्या कह दोगे? डूरा मैटर कह दोगे। और जो बेटा मिडिल लेयर है इसका नाम मैंने आपको बताया, ये अरेकिनोइड मैटर होता है। अरेकिनोइड अरेकिनोइड मैटर होता है। क्या होता है? अरेकिनोइड मैटर होता है। और जो बेटा पास वाली है उसको हमने क्या कह दिया था? पिया मैटर कह दिया था। तो इतना आपको लेयर्स के बारे में आप जो है क्लियर हो जाना चाहिए। तो लेयर्स के बारे में जो है अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। लेयर्स के बारे में बेटा अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक बार देख भी सकते हैं आपको लेयर्स के बारे में क्या है, क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या है बेटा, हम देखेंगे कि भाई ब्रेन क्या है, मतलब ब्रेन्स को कितने पार्ट में हमने बांटा है। ब्रेन्स को भी हमने तीन हिस्सों में बांट दिया है। फोर ब्रेन यानी कि जो आगे का ब्रेन है, दैट इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट, यानी कि एंटीरियर पार्ट है। और जो ब्रेन का हमारा मोस्टली पार्ट होता है वो आपका एंटीरियर पार्ट ही होता है। एंड बेटा मिड ब्रेन यानी कि बीच का भाग, यानी कि ब्रेन का जो बीच का भाग है उसको मिड ब्रेन कह दिया। एंड दैट इज द हाइंड ब्रेन यानी कि आपका पोस्टीरियर पार्ट, जो पीछे वाला ब्रेन है आपका, बोलते हैं ना आपके पीछे वाला ब्रेन है भाई, तो ये आपका बेटा हाइंड ब्रेन होता है। फिर इसको भी देखेंगे कि फोर ब्रेन को कितने में बांटा है, एंड मिड ब्रेन को कितने पार्ट्स में, कौन कौन पार्ट से मिलकर बनता है, एंड हाइंड ब्रेन कितने पार्ट से मिलकर बनता है। बट हम जो है वही इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखेंगे जो आपकी नीट के हैं बेटा, वरना तो ब्रेन को पढ़ने के नहीं अलग अलग पूरी पूरी किताब ब्रेन पे इतनी डिटेल में हम नहीं थोड़ी जाएंगे। हमें तो अपने अकॉर्डिंग देखना है कि फोर ब्रेन मिड ब्रेन क्या है। फिर भी मैं आपको बता दूं, जो फोर ब्रेन है हमारा एंटीरियर पार्ट है, यानी कि सामने वाला पार्ट होता है। ये आपका जो जितने भी आप स्पीच में बोल पा रहा हूँ, या आपका सोच पा रहा हूँ, थिंकिंग एबिलिटी, यानी कि सारी की सारी यहाँ पर ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्सेस, वो सारे के सारे बेटे फोर ब्रेन के पास होते हैं। किसके पास होते हैं? फोर ब्रेन के पास होते हैं। इंटेलिजेंसी भी जितनी हम होती है एक इंसान के पास, वो सारी फोर ब्रेन ही कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? तो फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ह्यूमन ब्रेन को तीन पार्ट्स में हम फिर बांटते हैं, यानी कि अभी तो हमने लेयर में बांटा था, अब ह्यूमन ब्रेन को ही तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि जो ब्रेन है बेटा हमारा, वो तीन पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा आप देख सकते हैं। क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन यानी कि हमारा फोर हेड जैसे बोलते हैं बेटा, सामने वाला ब्रेन है ये, ठीक है। फोर ब्रेन यानी कि इसको बेटा एंटीरियर पार्ट भी बोल देते हैं। बायोलॉजी में एंटीरियर पोस्टीरियर टर्म आपको समझने होंगे। जैसे मैंने लेटरल डोर्सल आपको कहाँ समझाए थे, ये सारी बातें मैंने आपको समझाई थी जब मैं आपको लंग्स पढ़ा रहा था बेटे, लोकेशन ऑफ लंग्स के बारे में बताया था ना। लंग्स जो थोरेसिक कैविटी है वहां पर मैंने आपको डोर्सल वेंट्रल ये सब चीजें समझाई थी। इसी तरीके से ये एंटीरियर पोस्टीरियर वाली बात है। तो एंटीरियर होता है, एंटीरियर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट आपका होता है बेटा, दैट इज मिड ब्रेन, यानी कि बीच का हिस्सा ब्रेन का, मिड ब्रेन, ठीक है। और फिर बेटा आपका होता है हाइंड ब्रेन, दैट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन यानी कि बेटा पीछे वाला हिस्सा होता है। और हाइंड ब्रेन को हम क्या कह देते हैं बेटा? पोस्टीरियर ब्रेन होता है। पोस्टीरियर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन को हमने तीन हिस्सों में बांटा, दैट इज फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब देखेंगे हम एक एक करके फोर ब्रेन में क्या कितने पार्ट से मिलकर फोर ब्रेन बनता है, एंड हाइंड ब्रेन कितने पार्ट से मिलकर बनता है। तो उस सब चीज को हम देखते हैं। तो नंबर पहला जो हम पढ़ेंगे आपका बेटा, पढ़ेंगे फोर ब्रेन। क्या पढ़ेंगे हम? आपका पहला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फोर ब्रेन, ठीक है। आपका आप पढ़ेंगे हम पहला फोर ब्रेन। तो बेटा फोर ब्रेन भी कई सारे पार्ट से मिलकर बनता है, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है इसका, वो होता है आपका सेरिबेरम। क्या होता है? सेरिबेरम। सेरिबेरम होता है, ये स्पेरिकल शेप का होता है, हाफ। तो इसकी स्पेरिकल को जब दो स्पेयर हैं तो इसको देखें हम, हाफ स्पेयर इधर है, हाफ स्पेयर इधर है, यानी कि जो एक हेमिस्फेयर इधर, यानी कि सेरिबेरल हेमिस्फेयर आपका एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में ब्रेन के, यानी कि आपका जैसे ये स्पेयर था।
तो इसमें जो सेरिबेरम होता है बेटा, 2 स्पेयर होते हैं, यानी कि एक स्पेयर का आधे को हम क्या बोलते हैं? हेमिस्फेयर। तो एक सेरिबेरम हेमिस्फेयर इस साइड होता है राइट साइड, एक सेरिबेरम हेमिस्फेयर लेफ्ट साइड होता है। तो 2 हेमिस्फेयर होते हैं सेरिबेरम में, तो उनको हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर कह देते हैं। अब इन दोनों को इनको भी जोड़ने वाली कोई एक चीज होती है, यानी कि दोनों को चिपकाएगा, उसको बेटा कॉर्पस कैलोसम बोल देते हैं। ठीक है, तो इतने नाम आपको पता होना चाहिए कि सेरिबेरम को कौन ज्वाइन करता है। सेरिबेरम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिबेरम बेटा। फिर हमारा क्या होता है, एक हमारी इसी फोर ब्रेन में ओल्फैक्टरी लोब होती है। ओल्फैक्टरी बर्ड हमने अभी पीछे भी बात की थी, रिसेप्टर में बात की थी ओल्फैक्टरी की। ओल्फैक्टरी जो है बेटा स्मेल से रिलेटेड होता है। तो जो ओल्फैक्टरी लोब होती है वो हमारी कंट्रोल करती है किसको? स्मेल को कंट्रोल करती है, यानी कि सूंघने को। हमारा जो हम पावर होती है वो ओल्फैक्टरी लोब, अच्छे बुरे को सूंघने की जो पावर, ठीक है, खुशबू और उसको, तो हमारी यह है ओल्फैक्टरी लोब कंट्रोल करती है। इसमें बेटा एक पार्ट होता है डायनसेफेलोन, ठीक है, पार्ट होता है डायनसेफेलोन फोर ब्रेन में। ये डायनसेफेलोन भी 3 स्ट्रक्चर बनाता है आगे, बट हम इसको नाम सुन लेना आपको इसका। उसमें भी आपका सिर्फ एक इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने सुना होगा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमें जो प्यास लग रही, थर्स्ट होती है, या हमको भूख लगती है, हंगर महसूस होता है, या यानी कि ठीक है, टेम्परेचर के मेंटेन को बेटे, या किसी को सेक्सुअल डिजायर है बेटा, तो ये सब चीज को जो मेंटेन करता है कौन करता है? आपका थैलेमस करता है, सॉरी हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। यानी कि किसी को भूख लगी, या किसी को क्या हुआ, आपका प्यास लगी, या सेक्सुअल डिजायर्स हुई, या उसके बॉडी के टेम्परेचर को जो मेंटेन करेगा वो आपका बेटा हाइपोथैलेमस करेगा। तो हम फोर ब्रेन के पार्ट्स देखते हैं। तो फोर ब्रेन का जो पहला पार्ट होता है आपका, दैट इज सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम क्या होता है? फोर ब्रेन का जो बेटा पार्ट है, पहला पार्ट दैट इज सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम होता है। तो अगर मैं फोर ब्रेन के बारे में एक डिटेल में बात करूं पहले, तो फोर ब्रेन जो बेटा हमारे सारे ऑडिटरी या विजुअल या इंटेलिजेंस जितने भी रिफ्लेक्स हैं, ब्रोकाज एरिया हैं जो मैं बोल रहा हूँ, स्पीच एरिया, ये सारे कौन 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 कंट्रोल करता है? ये आपका बेटा फोर ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो उसी के पार्ट्स में हमने एक पार्ट देखा दैट इज सेरिब्रम। तो ये क्या है बेटा? एक लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। क्या है ये आपका बेटा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन यानी कि पूरे ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट जो है वो आपका सेरिबेरम ही है। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, मैंने आपको बताया बेटा स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। तो अब ये स्पेरिकल है, तो एक साइड इधर लेफ्ट में, एक राइट में, तो ये हेमिस्फेयर कहलाने लगते हैं। दो दो हेमिस्फेयर से मिलकर बनता है। तो ठीक है, सेरिब्रल सेरिब्रम कंटेन टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ऐसे कह सकते हो। सेरिब्रम कंटेन टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर। क्या कह सकते हो आप बेटा? कह सकते हो सेरिब्रम कंटेन सेरिब्रम कंटेन टू cerebral hemisphere cerebral hemisphere hemisphere ठीक है, ये सेरिबेरम जो है, ये दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैं। ठीक है, अब मैं आपको बेटा जो हमारा मेन डायग्राम है ब्रेन का दिखा रखा था उसके तरफ चल लेते हैं। यानी कि जो हमारा सामने वाला हिस्सा है बेटा, इसको हमने क्या बोला है? फोर ब्रेन। और बेटा हमारा ये जो पीछे दिखने आपको पीछे से दिखा रखा मिड ब्रेन है, यानी कि यहाँ से देखें तो इसको मिड ब्रेन है। और बेटा ये जो हमारा लास्ट वाला ब्रेन है, यानी कि हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन क्या क्या कंसिस्ट करता है वो तो हम बात करेंगे। वो जो हाइंड ब्रेन हमारा स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यू कर जाता है, ये जो हिस्सा है हमारा फिर स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यू कर जाता है, उसी को हाइंड ब्रेन कहते हैं। अब हमने फोर ब्रेन में देखा दैट इज द सेरिब्रम। वो बेटा देख सकते हो आप, ये सेरिब्रम कितना बड़ा है, यानी कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। ये जो आपको सब दिख रहा है बेटा, ये सेरिब्रम ही दिख रहा है। ये जो दिख रहा है आपको, ये सब बेटा सेरिब्रम ही दिख रहा है। ठीक है, अब ये एक साइड का ही तो पार्ट है। अगर एक साइड का देखें तो ये बेटा ये हेमिस्फेयर टाइप का है, और एक साइड इधर से देखेंगे तो आप यहाँ पर तो एक देख पूरा 3D व्यू नहीं दिख रहा ना आपको, एक ही साइड दिख रही है। अगर इसको काट के देखेंगे तो एक साइड इसके चिपका कर देखें तो ये इस तरीके से बेटा दो हेमिस्फेयर होते हैं। कैसे होते हैं? दो हेमिस्फेयर होते हैं। अभी आपको सिर्फ ऐसा दिख रहा है, तो ये आपको एक हेमिस्फेयर दिख रहा है। तो सेरिबेरम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये पार्ट है बेटा फोर ब्रेन का। ठीक है, तो क्या कर रहा था? सेरिबेरम कंटेन कर रहा था टू सेरिबेलर हेमिस्फेयर। वो दो दो सेरिबेरल हेमिस्फेयर जो बेटा आपस में ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। अगर आप देखें किस तरीके के सेरिबेरल हेमिस्फेयर होंगे, मैं आपको डायग्राम बनाने की कोशिश, यानी कि 2D में ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो एक मिनट आप देख लें। ये मान लीजिए एक हेमिस्फेयर आपका ये था। ठीक है, एक हेमिस्फेयर आपका ये था। ओ बेटा, एक हेमिस्फेयर आपका
ये था, ये दो आपके हेमिस्फेयर हैं, ठीक है, ब्रेन के ये दो हेमिस्फेयर हैं। ये पूरा क्या है, सेरिबेरम है, ठीक है। अब ये सेरिबेरम में क्या है, दो हेमिस्फेयर हैं जिनका हमने नाम रखा नंबर 1 सेरिबेरल हेमिस्फेयर एंड 2 सेरिबेरल हेमिस्फेयर। अब ये सेरिबेरल हेमिस्फेयर जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, कैसे जुड़े हुए होते हैं उसको ही तो देखना। ये बेटा ये था, अब ये आपस में इस तरीके से जुड़े होंगे, एक मिनट पूरा नहीं कर रहा है इसको, ठीक है, ये इस तरीके से जुड़े होंगे बेटा, ये जुड़ गए ना ऊपर दोनों, यानी कि ये आपके जुड़ गए दोनों, आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो जुड़े हुए हैं बेटा, ये जुड़े हुए काय से हैं, उसका नाम होता है बेटा दैट इज कॉर्पस कैलोसम। क्या होता है, ये जो बीच में इनको जोड़ने वाला है, इसको कहते हैं हम कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम कह देते हैं। तो बट हमें बस इतना ही पता होना चाहिए, हमसे पूछा जा सकता है कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है जो जुड़ा होता है बीच में से, तो वो काय से जुड़ा होता है बेटा, किससे जुड़ा होता है, दैट इज कॉर्पस कैलोसम। तो सेरिब्रल कॉर्पस कैलोसम को आप लिख सकते हो यहाँ पे, कॉर्पस कैलोसम को आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, कॉर्पस कैलोसम को आप लिख सकते हो, इट हेल्प्स इन ज्वाइनिंग ऑफ टू cerebral hemisphere। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। तो ठीक है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो। मैं देखो बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं पीछे, इसलिए मैंने बोला है कॉर्पस कैलोसम जैसी चीजें आपको बताई गई हैं। अगर आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि ये टॉपिक आगे का है या कुछ है, तो आप इसको देखें, एनालिसिस करें, आप खुद देख सकते हैं, आप पीवाईक्यूज में जाके तो आपको ये चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट हुआ बेटा सेरिब्रम का। तो सेरिब्रम को हम यहाँ इतना ही रखते हैं। आपका जो दूसरा पार्ट है, फोर ब्रेन का ही दूसरा पार्ट चल रहा है, दैट इज ओल्फैक्टरी लोब। क्या है दूसरा पार्ट, दैट इज ओल्फैक्टरी लोब। ओल्फैक्टरी लोब, ठीक है। तो ये एक पेयर ऑफ लोब होती हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन में ही होती हैं, दैट इज इनको ओल्फैक्टरी लोब बोलते हैं। बस हमको ज्यादा डिटेल में नहीं, सेरिब्रम एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उसको देख लिया हमने। अब मैं इसको ओल्फैक्टरी लोब के बारे में बस आपको पता होना चाहिए कि दे कंट्रोल द सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल के सेंस को कंट्रोल करती है, ओके। इट कंट्रोल सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है बेटा। तो ये जो ओल्फैक्टरी लोब है वो आपका सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल करती है। अब जो थर्ड पार्ट है इसका, दैट इज डायनसेफेलोन जिसको कहते हैं बेटा, ये जिनसे मिलकर बना होता है उसमें हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस को तो आप जानते ही होंगे, आपने सुना ही होगा, ये तो आप पीछे क्लास में भी हाइपोथैलेमस के बारे में आपने पढ़ा होगा। हंगर, थर्स्ट, इसमें आपकी टेम्परेचर को बॉडी के रेगुलेट करने में जो हेल्प करता है हाइपोथैलेमस है। यहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं ऑलरेडी। तो इस पार्ट्स के लिए भी हमें और सारे पार्ट्स का भी जिक्र करना पड़ता है जहां से क्वेश्चन आया है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आ जाए इस बार क्वेश्चन। तो हमें थर्ड पार्ट के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज डायनसेफेलोन होता है। फोर ब्रेन का पार्ट, किसके पार्ट कर रहे हैं, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का हमने सेरिब्रम पढ़ लिया, ओल्फैक्टरी लोब के बारे में जान लिया। अब दैट इज थर्ड पार्ट इज द डायनसेफेलोन, ठीक है। तो डायल्साफेलोन भी बेटा तीन पार्ट से मिलकर बनती है। तो हम कम से कम उन तीन पार्ट के नाम तो पता कर लेते हैं कौन तीन पार्ट से। बट उसमें जो है एक पार्ट को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उन तीन पार्ट्स के नाम भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो डायल्साफेलोन जो है बेटा कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट इट कंसिस्ट कंसिस्ट क्या क्या कंसिस्ट करता है बेटा डायल्साफेलोन। एक होता है आपका थैलमस, थैलमस। एक होता है बेटा आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और एक होता है आपका बेटा एपिथैलेमस, ठीक है। जो हमें डिटेल में पढ़ना वो ये पार्ट आपको डिटेल में पढ़ना है। कौन सा पार्ट आपको डिटेल में पढ़ना है,
आपको जो पढ़ना है बेटा डिटेल में दैट इज आपका सेकंड पार्ट हाइपोथैलेमस। तो देख सकते हैं हमने ओल्फैक्टरी लोब के बारे में बात किया और आपका इधर बेटा किसके बारे में बात कर लिया, डायंसेफेलोन में। डायंसेफेलोन में भी आपके 3 पार्ट हैं, थैलेमस है बेटा और आपका हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो आप जो हमको डिटेल में पढ़ना है वो आपका किसको, हाइपोथैलेमस को हमें डिटेल में देखना है। ठीक है, तो आपका हाइपोथैलेमस को हमें डिटेल में देखना, हाइपोथैलेमस। एक दो पॉइंट ही इसके बारे में देखेंगे, इसको भी कोई ज्यादा नहीं देखने वाले। ठीक है, फोर ब्रेन का पार्ट है आपने देख लिया, डायंसेफेलोन का पार्ट है फोर ब्रेन में भी आपका। तो बेटा ये रेगुलेट करता है हमारा, क्या रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है, एक लाइन है बस इसकी, वही आपको पता होनी चाहिए, इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, हंगर यानी कि हमको जो भूख लगती है, थर्स्ट, सेक्सुअल डिजायर्स, एक्सेट्रा। ये जो है हमारा बेटा, ये इन चीजों को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। तो जो क्वेश्चन आपका आ रखा है इस पार्ट से, इस लाइन से आपका क्वेश्चन आपका आ रखा है, तो इस लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी कि हमने अब जो है आपका फोर ब्रेन को बेटा, लगभग फोर ब्रेन को कंप्लीट कर लिया है। अब मिड ब्रेन के बारे में हम जो है किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे अब आपका मिड ब्रेन के बारे में। अब आपका बात करते हैं, फोर ब्रेन हमने देख लिया बेटा, अब हम बात करेंगे आपका डेट इज मिड ब्रेन। तो हम मिड ब्रेन को देख लेते हैं। ठीक है, तो पेज ऐड कर लेता हूं मैं। ओके, दैट इज मिड ब्रेन क्या है, अब आपका है बेटा सेकंड पार्ट जो था वो आपका मिड ब्रेन के बारे में हम बात करेंगे। तो मिड ब्रेन जो है जनरली दो पार्ट कंसिस्ट करता है। ठीक है, एक होता है बेटा इसमें ऑप्टिक लोब्स, ऑप्टिक लोब, दैट इज सेरिब्रल पेडंकल। ठीक है, तो ये जो है आपके दो पार्ट कंसिस्ट करता है, दैट इज सेरिब्रल पेडंकल एंड ऑप्टिक लोब्स। तो इसके बारे में मिड ब्रेन के बारे में हमें कोई ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब हम जो देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन कोई इतना खास आया नहीं है। ठीक है, तो अब हमको बस इसके पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। हम पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन, दैट इज थर्ड इज द हाइंड ब्रेन। जो है यहाँ से क्वेश्चन आए हैं बेटा, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये सब क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो दैट इज द थर्ड पार्ट इज हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन मैंने बता ही दिया था आपको क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, यानी कि पिछले हिस्से वाला पार्ट होता है पोस्टीरियर ब्रेन। क्या है ये आपका बेटा, पोस्टीरियर ब्रेन है यानी कि पीछे का। तो ये भी क्या कंसिस्ट करता है, तीन पार्ट होते हैं इसके भी बेटा। इसमें होता है आपका जैसे सेरिबेलम था, यहाँ पर होता है सेरिबेलम। क्या होता है, सेरिबेलम, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन क्या था आपका, सेरिबेलम था, और ये सेरिबेलम जो है बेटा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। यहाँ पे बेटा पोन्स होते हैं एंड आपका मेडुला ओब्लंगेटा यहाँ पे होता है। क्या होते हैं, पोन्स एंड मेडुला ओब्लंगेटा। जैसा भी हमने इधर जाते हैं, हम अपना जो डायग्राम है हमारा पहला उसमें ही देखते हैं। तो क्या था बेटा, हमने ये मिड ब्रेन देखा। तो मिड ब्रेन के बारे में देखो एनसीईआरटी में भी आपको कोई ज्यादा डिटेल नहीं दे रखी, तो हमने मिड ब्रेन को भी ज्यादा नहीं देखा। ठीक है, इन्होंने बस हाइपोथैलेमस बेटा यहाँ पे आपका हाईलाइट कर रखा है, देखो उसमें फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस भी दे रखा है बेटा, और आपका सेरिबेलम जो कि हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द डायंसेफेलोन है। ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ग्लैंड, ये तो हम एंडोक्राइन सिस्टम, अभी एंडोक्राइन जब पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। मास्टर ग्लैंड है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, क्या है, वो तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, वो सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा देखो हाइंड ब्रेन के बारे में इन्होंने भी बोल रखा, ये आपका पोन्स है, मेडुला है, और बेटा दैट इज सेरिबेलम। ये सेरिबेलम देखो ये भी कुछ इसी तरीके का हिस्सा है लाइक सेरिबेलम। ये है आपका, ये बेटा बटरफ्लाई शेप का होता है, अभी दिखाऊंगा मैं कैसे होता है। तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन भी आप देखोगे तो बेटा ये सेरिबेलम ही आपको देखने को मिल रहा है। फिर आपका ये पोन्स है और ये मेडुला ऑब्लंगेटा।
वो मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है बेटा वो कंटिन्यू कर जाता है किसके साथ, आपका स्पाइनल कोड के साथ। देख सकते हैं ये आपका पोन्स है, ये मेडुला है, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा आपका स्पाइनल कोड आ जाती है, फिर उसके बाद वहां से कंटिन्यू कर जाता है। ठीक है, तो अब हम हिंड ब्रेन ही देख रहे थे। तो हिंड ब्रेन पोस्टीरियर पार्ट है बेटा, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। किस किस में देख लेते हैं आप। नंबर 1 इज सेरिबेलम। ठीक है, जो हमने फोर ब्रेन में पार्ट पढ़ा था सेरिबेलम और सेरिबेलम, थोड़ा स्पेलिंग का फर्क है बेटा, देख लेना। ठीक है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। क्या है, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट आपका बेटा सेरिबेलम था, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है बेटा। ये बेटा इसका स्ट्रक्चर जो होता है बटरफ्लाई शेप का होता है। कैसा होता है, बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप। और इसमें भी जो है आपके जैसे सेरिबेलम में सेरिबेलर हेमिस्फेयर होते थे, यहाँ पे सेरिबेलम हेमिस्फेयर होते हैं। ये भी 2 हेमिस्फेयर से ही मिलके बनता। किस तरीके से होता है बेटा, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बटरफ्लाई शेप क्यों है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा इक्वल तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये होता है आपका सेरिबेलम है, यहाँ पे एक सेरिबेलर हेमिस्फेयर इधर एक इधर है, तो ये बटरफ्लाई शेप का होता है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन था बेटा। बट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बेटा, ये कंट्रोल करता है हमारा बैलेंसिंग और पोस्चर को, बॉडी के पोस्चर, यानी कि मैं चल पा रहा हूँ यहाँ पर और जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सही तरीके से, तो वो ब्रेन के इसी पार्ट की हैंड ब्रेन का ही वजह है, यानी कि वो भी उस किसकी वजह है, दैट इज सेरिबेलम। ये हमारे बेटा क्या है, बैलेंसिंग और बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है कि बॉडी का पोस्चर क्या है, और बैलेंसिंग में इसका रोल रहता है। ठीक है, किसका, सेरिबेलम। तो कह सकते हो इट्स हेल्प्स इन बॉडी बैलेंसिंग, बैलेंसिंग एंड पोस्चर ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी बैलेंसिंग एंड पोस्चर ऑफ बॉडी में जो है बेटा आपकी हेल्प कौन करता है, दैट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो आपका सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ठीक है, सेरिबेलम आपका सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है बेटा, यही आपकी बॉडी बैलेंसिंग और इन चीजों में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, ये होगी आपकी बात। अब आते हैं हम जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज सेरिबेलम हो गया बेटा। हम पॉन्स देखते हैं, पॉन्स क्या होते हैं। तो पेज यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सेकंड बात है आपकी बेटा पॉन्स। ठीक है, तो ये भी आपका बेटा हैंड ब्रेन का ही पार्ट होता है पॉन्स। और आपका एक थर्ड होता है आपका दैट इज मेडुला ओब्लंगेटा। आपने सुना होगा मेडुला ओब्लंगेटा। ठीक है बेटा, हिंड ब्रेन का लास्ट पार्ट होता, ये पार्ट जो है आपका कंटिन्यू कर जाता है किसके साथ, जो स्पाइनल कोड होती है, किसके साथ कंटिन्यू कर जाता है, ये आपका स्पाइनल कोड के साथ कंटिन्यू कर जाता है। इट कंटिन्यू विद स्पाइनल कोड। किसके साथ कंटिन्यू कर जाता, ये आपका बेटा स्पाइनल कोड के साथ कंटिन्यू करता। इसके पास वेरियस सेंटर्स होते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा के पास बेटा वेरियस सेंटर होते हैं, यानी कि ब्रीदिंग सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर यहाँ पे होता, जो हमारा सलाइवा आता है बेटा सलाइवल सेंटर भी यहाँ पे ही होता है। तो इसके पास वेरियस सेंटर हमारे प्रेजेंट होते हैं, किसके पास, मेडुला ऑब्लंगेटा के पास। इट कंटेन वेरियस सेंटर्स लाइक, आप लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा, जैसे कह सकते हो रेस्पिरेटरी सेंटर इसी के पास है जो कंट्रोल करता, रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, आपका ब्रीदिंग सेंटर जो है वो यहीं से कंट्रोल होता है।
ब्रीदिंग सेंटर, ठीक है। एंड दैट इज थर्ड वन इज आपका रेस्पिरेटरी सेंटर, ब्रीदिंग सेंटर एंड आप कह सकते हो सलाइवरी सेंटर, यानी कि जो आपका बेटा ये थूक वूक आता है वो सब यहाँ से कंट्रोल होता है। और भी सारे कंट्रोल यहाँ से होते हैं एक्सेट्रा। तो लगभग क्या था, हमने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, यानी कि ब्रेन के सारे पार्ट्स को हमने यहाँ कंट्रोल कर लिया है बेटा, कवर कर लिया है। आपने देखा फोर ब्रेन, ये आपका सेरिबेरम था बेटा, सेरिबेरम फोर ब्रेन का पार्ट है, हमने कवर किया इसको, ठीक है। मिड ब्रेन को हमने देखा क्या क्या पार्ट होते हैं, हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने आपको बता दिया, हैंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। अब क्या है बेटा, आती है स्पाइनल कोड, दैट इज आल्सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये तो कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, यानी कि ब्रेन ये वाला पार्ट तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ये तो हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। तो अब क्या है, स्पाइनल कोड है, बाकी सारी चीजें जितनी डिटेल में पढ़नी थी वो पढ़ ली हमने। अब रहता है हमारा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड भी ज्यादा देर का कोई टॉपिक नहीं है, इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना होता है, 5-7 मिनट का टॉपिक है। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, लेक्चर कोई लंबा तो नहीं हो रहा, ज्यादा लेक्चर लंबा नहीं हो रहा हो तो स्पाइनल कोड को बेटा यहीं कंटिन्यू कर लेंगे। तो बेटा अभी जो है अपना लेक्चर इतना लंबा नहीं हुआ है, 50 मिनट्स का ही हुआ है, तो हम इसको अभी स्पाइनल कोड को भी आज यहाँ से खत्म कर देंगे। मतलब ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही अपना कवर कर लेते हैं, ठीक है। फिर अपना जो है एंडोक्राइन वाला पार्ट अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो मैं स्पाइनल कोड के बारे में भी आपको 2-4 पॉइंट है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो स्पाइनल कोड के बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है। स्पाइनल कोड क्या है, स्पाइनल कोड, इसको भी हम देख लेते हैं। तो बेटा स्पाइनल कोड क्या है, स्पाइनल कोड कहां से कंटिन्यू कर रहा, मेडुला ऑब्लंगेटा कंटिन्यू इनटू स्पाइनल कोड, यानी कि मेडुला ऑब्लंगेटा जो है ब्रेन का लास्ट पार्ट था, यानी पोस्टीरियर ब्रेन, वहां से स्पाइनल कोड कंटिन्यू हो जाती है। तो स्पाइनल कोड की भी जो लोकेशन, जैसे ब्रेन की लोकेशन के बारे में बात की थी, क्रेनियम में, कैविटी में पाया जाता है, क्रेनियम के अंदर यानी कि स्कल के अंदर। स्पाइनल कोड कहां, तो बेटा स्पाइनल कोड जो है हमारी वर्टिब्रल कॉलम में, यानी कि जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, स्पाइनल कोड रील कैविटी जो बोलते हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम है, तो उसके अंदर एक कैनाल होती है, उस कैनाल में स्पाइनल कोड प्रेजेंट होती है। उस कैनाल को क्या कह देते हैं बेटा, न्यूरल कैनाल कह देते हैं, ठीक है, न्यूरल कैनाल कह देते हैं। इसकी जो फंक्शन है क्या क्या करते हैं, रिफ्लेक्स आर्क जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो रिफ्लेक्स आर्क वगैरह को जो कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स आर्क जो शो करता है वो कौन करता है बेटा, आपका स्पाइनल कोड ही आपका रिफ्लेक्स आर्क वगैरह एक्शन शो करता है, ठीक है। और बाकी इसके अंदर से आपकी क्रेनियल नर्व्स और ये सारी नर्व्स निकलती हैं, क्रेनियल नर्व्स और सेंसरी वो नर्व्स आपकी, सॉरी मोटर नर्व और सेंसरी नर्व्स आपकी यहाँ से निकलती हैं, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सेंसरी नर्व तो बेटा ब्रेन से आती हैं, ठीक है। तो यहाँ मोटर नर्व्स, ये वही वाली बात है, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन जो है स्पाइनल कोड की, लोकेशन जो है, यानी कि पहले इसका शेप बता, चलो लोकेशन लिख लो या शेप लिख दो। लोकेशन जो है इट प्रेजेंट इन कैविटी इन वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में कैविटी होती है, बेटा उस कैविटी का नाम क्या होता, दैट्स कैविटी नोन एज न्यूरल कैनाल। क्या कह देते हैं बेटा उसको, न्यूरल कैनाल कह देते हैं, न्यूरल कैनाल कह देते हैं, ठीक है। न्यूरल कैनाल यानी कि जो हमारे बेटा वर्टिब्रल कॉलम थे, इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम होते हैं हमारे, ठीक है। ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसमें जो बेटा कैविटी है, ये जो कैविटी बनी हुई है, तो इसी कैविटी में ये न्यूरल कैनाल कैविटी की यही हमारी इसमें स्पाइनल कोड की लोकेशन होती है बेटा। ये आपकी बेटा क्या है, न्यूरल कैनाल है, देख सकते हैं, रफली आइडिया ले सकते हैं, न्यूरल कैनाल। और उसके अंदर बेटा ये आपकी स्पाइनल कोड प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड क्या है, व्हाइटिश स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक व्हाइट कलर का बेटा स्ट्रक्चर होता है। और आपका क्या होती है ये, कह सकते हो सिलेंड्रिकल होती है, इट इज व्हाइटिश, व्हाइटिश इन कलर एंड सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, ठीक है बेटा सिलेंड्रिकल होती है,
ठीक है? ये सिलिंड्रिकल होती है। अब जैसे कवरिंग हमने देखी थी बेटा, लाइन जैसे ह्यूमन ब्रेन में कवरिंग मेनिंजेस देखी थी, इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर कवरिंग इसमें होती है, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, एक्टिनोमेटर, सेम यही होती है। तो हम कह सकते हैं कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सिमिलर टू कवरिंग कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सिमिलर टू ब्रेन। ठीक है बेटा, तुमने ब्रेन में कवरिंग डिटेल में पढ़ ली, वही सिमिलर कवरिंग यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में होती है। ठीक है, बट एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है कि आपका एक पॉइंट, यानी कि यहाँ पे सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड होता है, सीएसएफ फ्लूइड होता है, तो वो ब्रेन में हम बेटा लिखने से शायद रह गया आपका, तो उसको लिख लीजिए। यानी कि जो ये कवरिंग बनाई थी मैंने बेटा ब्रेन में, ठीक है, ये जो कवरिंग बनाई थी, तो इनके बीच में बेटा एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यानी कि ये कोई कवरिंग है आपकी। ठीक है, ये कवरिंग थी, यानी कि आपके डूरा मैटर बेटा, पिया मैटर, तो इनके बीच में जो है बेटा एक फ्लूइड इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे फ्लूइड आपका प्रेजेंट होता है। क्या फ्लूइड प्रेजेंट होता है बेटा? क्या प्रेजेंट होता है बेटा आपका? एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको एक मिनट देख लेते हैं। ये आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है बेटा। ठीक है, तो ये फ्लूइड जो प्रेजेंट है बेटा, इसको कहते हैं हम CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये बेटा इसको देख लो, ये जो आपका है ये है फ्लूइड है, दैट इज CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आपको पता होना चाहिए बेटा, ये मैकेनिकल शॉक्स और मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है किसको? ब्रेन को। मैकेनिकल शॉक और मैकेनिकल इंजरीज से प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे ही आप लिख लो, ये पॉइंट है आपका, पूछा जा सकता है कि ये क्या है? CSF प्रिवेंट करता है। मैं आपका नोट यहाँ ही लिख दूं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? एक नोट पॉइंट है ये आपका, लिख सकते हो। CSF प्रिवेंट्स यानी कि बचाता है, फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज एंड शॉक्स। प्रिवेंट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज एंड शॉक्स, किसको बेटा? ब्रेन को, आपके ब्रेन को, आपके ह्यूमन ब्रेन को। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन को आपका ये बचाता है। मैं समझता हूँ बेटा, जितना हमने आज इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम कवर किया है, इससे बाहर आने का तो कोई मतलब नहीं है। बच्चे पूछ रहे थे कमेंट्स में कि सर क्या जो आप पढ़ा रहे हैं कि मोर देन सफिशिएंट है? सफिशिएंट है ये? मैं कहता हूँ मोर देन सफिशिएंट है। बस आपको क्या लग रहा है कि फ्री में लेक्चर जा रहे हैं? क्या फ्री में कोई बैच चल रहा है तो वो सफिशिएंट नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है। फ्री में जितना है पूरी मेहनत के साथ हम आपका कवर कर रहे हैं बेटा, इतना कोई इतने सिस्टमेटिक वे में शायद नहीं कवर करा रहा होगा। बिल्कुल लेक्चर वाइज आपका सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। लेक्चर आपका डिले हो गया थोड़ा-सा, मैंने बताया आपको शुरू में कि थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उस वजह से डिले हो गया। बाकी इतना सिस्टमैटिक वे में शायद कवर नहीं करा रहा होगा कोई एएमयू जेएमआई के लिए, तो इस तरीके से हम कवर करा रहे हैं। यज़दानी सर भी आपके नहीं दिख रहे हैं, तो बेटा हम लोग जहाँ पर हैं दिल्ली में, वहाँ सिचुएशन थोड़ी ऐसी ही है कि यहाँ फ़ीवर जो है चल रहा है, तो उसी वजह से सर को भी फ़ीवर है और मुझे भी फ़ीवर था। अभी भी मैं फ़ीवर में दवाई खाकर आपके लिए लेक्चर लेने आया हूँ, ठीक है? थैंक यू फॉर एएलसी क्लासेस। आपने ये हमारे एएलसी क्लासेस पर ये आपने देखा। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, हमारा यूट्यूब चैनल है एस्पायर एंड रनिंग सेंटर, और टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है यज़दानी जेएमआई है। यहाँ पे भी जाकर आप, आपकी कोई क्वेरी है या आप व्हाट्सएप पर हमारे दिए गए नंबर पे बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे इंशाल्लाह, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको एंडोक्राइन वाला पार्ट, यानी कि हार्मोनल वाला पार्ट कवर करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।